नमस्कार दोस्तों। हम लोग अपनी क्लास 9th का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, मैटर इन अवर सराउंडिंग। आशा करता हूँ कि आपने अपने लास्ट लेक्चर को पढ़ लिया होगा, जिसमें आपने मैटर की डेफिनेशन को, मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर के बनता है उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को, डेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन को समझा था। आज हम लोग अपने अगले लेक्चर में मैटर के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे, जहां हमने मैटर को बेसिकली 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। जहां मैंने बोला था कि हम लोग बेसिकली 3 स्टेट्स की बातें करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो डिटेल में पढ़ेंगे इन तीनों को, और उसके बाद लास्ट में हम लोग इन दोनों स्टेट्स के बारे में भी थोड़ी सी बातों को जानेंगे। तो पहले हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों को एक दूसरे के कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। तो देखते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट्स को हम लोग कंपैरेटिवली देखते हैं। देखिए, सॉलिड के केस में क्या होता है, पहले थोड़ा सा मैं पार्टिकल्स के लेवल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इनके स्ट्रक्चर को शो करता हूँ। सॉलिड के केस में क्या होता है, मान लीजिए मैंने एक क्रिस्टल ले लिया, ये जिसमें सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। ये पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को रिपीट कर रहे होंगे या एक ऑर्डर में अरेंज होंगे। इनके बीच में प्रेजेंट जो स्पेस है वेरी वेरी लेस होता है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में तो ये पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच्ड भी रहते हैं। लिक्विड के केस में अगर देखेंगे तो इन केस ऑफ लिक्विड, अगर हम इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करें तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स कुछ इंक्रीज हो जाएगा, अरेंजमेंट रैंडम हो जाएगा। गैसेस के केस की अगर हम लोग बात करें तो गैसेस में पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन और भी ज्यादा रैंडम हो जाएगा और उनके बीच में डिस्टेंस और ज्यादा हो जाएगा। तो अब देखो, इनकी लेवल पे, इनकी हेल्प से हम लोग चीजों को समझते हैं। देखिए, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस की। देखो, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, ये जो छोटे छोटे शो कर रहे हैं ये पार्टिकल्स है, और इन पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। इनके बीच में जो लगने वाले फोर्सेस हैं उन्हें बोलेंगे आप इंटर पार्टिकल फोर्सेस। उन्हें क्या बोलेंगे? इंटर पार्टिकल फोर्सेस। तो मैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को आगे से किससे डिनोट करूंगा? आईपीडी से। और इंटर पार्टिकल फोर्स को किससे डिनोट करूंगा? आईपीएफ। इसे आप ऊपर मेंशन कर लीजिए, क्योंकि आगे मैं यूज करने वाला हूं। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और इंटर पार्टिकल फोर्स एक बार समझ लेते हैं, ये डिस्टेंस या फोर्स है क्या। मान लीजिए दोनों पार्टिकल, कोई भी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज द इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। और इन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा उसे आप क्या बोलेंगे? इंटर पार्टिकल फोर्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग तीनों स्टेट को वन बाय वन समझते हैं। देखिए, आपको क्रिस्टल से ही विजुअलाइज हो रहा है, इंटर पार्टिकल, पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है यहाँ पे? बहुत कम। जबकि लिक्विड में वो डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा है, गैसेस में कंपेरेटिवली मच हायर है। तो यहाँ पर आप क्या बोलेंगे पहले पॉइंट में? लेस इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। यहाँ पर क्या बोलेंगे आप? मोर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। जबकि यहाँ पर क्या होगा? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर हायर देन सॉलिड्स। सॉलिड्स के कंपैरिजन में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होंगे? ज्यादा। सबसे कम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस किसमें होते हैं? सॉलिड में। उससे ज्यादा लिक्विड में, और सबसे ज्यादा गैसेस में। देखो, कोई भी चीज है, देखो जो भी लगने वाला फोर्स है किसी भी चीज के बीच में, वो हमेशा उनके
बीच में डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर किन्हीं भी दो चीजों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और अगर डिस्टेंस कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। मीन्स मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम, अगर डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा। इस चीज को आप याद रखेंगे। तो अब देखो जरा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कहाँ पे कम है, सॉलिड में सबसे कम है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे क्या होगा, ज्यादा। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, ज्यादा के लिए क्या बोल, स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, जबकि यहाँ पर क्या होंगे, वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस। वीक इंटर पार्टिकल फोर्सेस किसमें मिलते हैं, गैसेस में, जबकि यहाँ पर क्या होंगे, इनके कंपैरिजन में वीक, इनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग। तो मैं इंटरमीडिएट बोल सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इंटरमीडिएट इंटर पार्टिकल फोर्सेस का मतलब क्या हो गया कि भाई इनके बीच में जो लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड के कंपैरिजन में तो वीकर होते हैं, जबकि इनके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर होते हैं, मतलब दोनों के बीच में लाई करते हैं। देखो, लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड्स के केस में स्ट्रॉन्ग, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, एक तो तरीका ये है कि पार्टिकल कैसे हैं, एक है कि वो दोनों एक दूसरे के टच में है, एक है कि वो दोनों एक दूसरे के इस तरीके से लिंक है। तो ऐसे जब लिंकिंग होगी तब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो पार्टिकल का मूव करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहे हैं, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का जो मोशन है वो बहुत डिफिकल्ट होता है। और हम तो ये भी बोलते हैं कि सॉलिड के केस में पार्टिकल्स फ्रीली मूव नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस, पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फ्रीली, कैन नॉट मूव फ्रीली, जो पार्टिकल्स हैं वो फ्रीली मूव नहीं करेंगे। एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं लग रहा है, ये मूव नहीं कर पा रहे, लेकिन मूव करना तो चाहते हैं। कोई भी चीज है, हर चीज चाहती है फ्री रहना, वैसे ही ये पार्टिकल भी क्या चाहेंगे, फ्री रहना। तो मूव करने की टेंडेंसी तो रखेंगे, लेकिन मूव नहीं कर पा रहे, और उस टेंडेंसी की वजह से यहाँ पर क्या होने लगेंगे, वाइब्रेशन। तो ये कैसा मोशन शो करने लगेंगे, वाइब्रेटरी मोशन। बट कैन वाइब्रेट एट their position, but can vibrate at their position। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, लेकिन अपनी ही पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहेंगे, झंझनाते रहेंगे। इसी के लिए ऑसिलेट टर्म भी यूज करते हैं। अगर लिक्विड की बात करें तो देखो, इनके कंपैरिजन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कमजोर हो गया है, वीक हो गया है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स का मोशन होने लगेगा। मीन्स हम लोग क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल्स कैन मूव, बट एक बात, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, एक ग्लास में अप्रॉक्स 100 ml वाटर लिया, कितना लिया, 100 ml। आपको आपने उसको क्या करा, एक बकेट में पलट दिया, है ना? बकेट में पलट दिया। जब बकेट में आप उसे पलटेंगे तो मान लीजिए यहाँ तक 100 ml आया, तो पार्टिकल तो मूव करे होंगे, लेकिन क्या ऐसा ऑब्जर्व होता है कि वाटर यहाँ तक था, पार्टिकल यहाँ कहीं घूमने लगे, नहीं। मतलब जो मूवमेंट होगा वो मूवमेंट सिर्फ उनके अपने वॉल्यूम में होगा। अगर ये 100 ml का लेवल था तो पार्टिकल इसके ऊपर नहीं दिखेंगे, सारे पार्टिकल इसके नीचे ही होंगे। मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड में वो मूव करते हैं, लेकिन मूव करेंगे सिर्फ और सिर्फ उसी वॉल्यूम में जो वॉल्यूम पर्टिकुलर इनका है। तो पार्टिकल कैन मूव बट ओनली इन देयर वॉल्यूम, but only in their
वॉल्यूम। मूव तो कर सकते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, अब इनके खुद के वॉल्यूम में। अब इसी तरीके से मैं बात करता हूँ गैसेस की। अगर गैसेस की बात करें तो गैसेस में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज्यादा वीकर हो चुके हैं, और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और भी ज्यादा वीकर हो गए हैं तो फिर मूवमेंट क्या होगा, और भी आसान हो जाएगा, और भी ज्यादा फ्री हो जाएगा। तो पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। अब देखो, एक कोई गैस है, अगर एक बलून लिया, अभी वो खाली है, आप जब उसको फिल करते हैं, फुलाते हैं, तो वो गैस, अगर इतना बड़ा बलून फूल गया तो उस वॉल्यूम में वो मूव कर रही होगी। अगर बलून और बड़ा कर दिया तो उस पूरे वॉल्यूम में मूव करने लगेगी। बलून को बस्ट कर दिया तो एटमॉस्फेयर में फैल जाएगी। मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने वीक हो जाते हैं कि वो फ्रीली जितना भी स्पेस आप उनको अवेलेबल करा देंगे, उस पूरे के पूरे स्पेस में वो मूव करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली इन अवेलेबल स्पेस, या बोल सकते हैं इन होल कंटेनर। अवेलेबल स्पेस की जगह या फिर आप इन होल कंटेनर, होल कंटेनर मतलब समझना, जिस कंटेनर में आपने उस गैस को भरा है, उस पूरे के पूरे कंटेनर में वो पार्टिकल मूव करने की कैपेबिलिटी रखेंगे। कंटेनर को खोल दिया, पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाएंगे। मतलब जितना भी स्पेस आप अवेलेबल कराएंगे, उस पूरे के पूरे स्पेस में गैस के पार्टिकल मूव कर। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम लोग इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, इसे रब कर देते हैं ना, नोट कर लेना इसको। अब देखिए जरा, यहाँ पर जो पार्टिकल्स थे वो मूव अपनी जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा पा रहे थे, अपनी ही जगह पर वाइब्रेट कर रहे थे। इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि इनकी पोजीशन क्या हो गई, फिक्स। और जब किसी भी चीज की पोजीशन फिक्स हो जाएगी तो शेप वैस की भी क्या हो जाएगी, फिक्स। और शेप फिक्स है तो कभी भी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो सकता। तो इसका मतलब सॉलिड के केस में बोथ शेप एंड वॉल्यूम क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। शेप कैसी होगी, फिक्स। वॉल्यूम भी कैसा होगा, फिक्स। अब आते हैं लिक्विड के। देखिए लिक्विड में पार्टिकल्स जो थे वो क्या कर रहे थे, मूव। और जब पार्टिकल्स मूव करेंगे तो फिर भैया शेप तो चेंज होगी ही होगी। तो शेप यहाँ पर फिक्स नहीं होगी, नॉट फिक्स। लेकिन देखो, जो पार्टिकल्स का मूवमेंट था, वो मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ उनके खुद के वॉल्यूम में था। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या करा, 100 ml ऑफ मिल्क लिया, उसको एक ग्लास में लिया, तब भी 100 ml रहेगा। आपने क्या करा, इसे बड़ी सी बाउल में ले लिया, फिर भी 100 ml रहेगा। किसी बोतल में ले जाओ, फिर भी 100 ml रहेगा। लेकिन अगर आपने दूध को ग्लास में लिया था तो ग्लास की शेप, अगर दूध को बाउल में लिया तो बाउल की शेप, किसी और वेसल में लेके गए तो उसकी शेप। मतलब शेप वेरिएबल है, लेकिन वॉल्यूम में कभी भी चेंज नहीं आता। तो वॉल्यूम इसका कैसा रहता है, फिक्स रहता है। यहाँ पर भी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं तो शेप वापस से यहाँ पर भी कैसी रहेगी, फिक्स नहीं होगी, नॉट फिक्स। सिमिलरली अगर वॉल्यूम की बात करें तो पार्टिकल्स इतना फ्रीली मूव कर रहे हैं कि जिस कंटेनर में डाल दो उस कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर आपने किसी भी गैस को 100 ml के कंटेनर में रखा तो वो 100 ml को में ऑक्यूपाई कर जाएगी। अगर आपने उसी गैस को 1 लीटर के कंटेनर में डाल दिया तो पूरे 1 लीटर में फैल जाएगी। 1000 लीटर में डाल दिया तो 1000 लीटर में फैल जाएगी। क्योंकि उनके बीच में लगने वाले इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या हैं, बहुत वीक हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम भी इनका कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। तो वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, नॉट। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टीज आपको समझ में आई होंगी। पहली इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को लेकर के, दूसरी इंटर पार्टिकल फोर्स को लेकर के, तीसरी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल को लेकर के, और चौथी में मैंने दो को कंबाइन कर दिया, शेप एंड वॉल्यूम। अब नेक्स्ट बात देखते हैं, सॉलिड जनरली कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, मतलब रिजिड होते हैं। सॉलिड कैसे होते हैं,
रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब जिनकी शेप में आप आसानी से चेंज ना कर पाए, जो हार्ड हो, वो क्या कहलाते हैं, रिजिड। लेकिन लिक्विड और गैसेस कभी भी रिजिड नहीं हो सकते, तो नॉन रिजिड। एक और बात करते हैं हम लोग फ्लूइडिटी को लेकर के। सॉलिड के पार्टिकल की पोजीशन फिक्स है, और जब पोजीशन फिक्स है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा नहीं, और मूवमेंट नहीं होगा तो वो कभी भी फ्लो नहीं कर सकते। तो सॉलिड कांट फ्लो। लिक्विड फ्लो करने की एबिलिटी होती है, कैन फ्लो, एंड ऑल्सो गैसेस कैन फ्लो। आप याद रखेंगे, जो भी चीजें फ्लो करने की एबिलिटी रखती हैं, मूव करने की एबिलिटी रखती हैं, उन्हें फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लूइड। मैं लिख देता हूं ऊपर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लूइड। जो भी चीजें फ्लो कर सकती हैं उन्हें क्या बोलेंगे? फ्लूइड। फ्लूइड में कौन कौन आता है? लिक्विड भी आते हैं और गैसेस भी आती है, ठीक है। और जो फ्लूइडिटी होती है उसे वो क्या होती है? फ्लो करने की एबिलिटी। मैं लिख देता हूं, द एबिलिटी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। डेफिनेशन याद रखेंगे, द एबिलिटी टू फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। तो फ्लो कौन कर सकता है? सिर्फ लिक्विड और गैसेस। सॉलिड कभी भी फ्लो नहीं कर सकते। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। सॉलिड कैसे हैं? देखो भाई, रिजिड। और जो चीजें रिजिड होती हैं उनको आप दबा नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, तो इनको हम लोग बोलते हैं हाईली इनकम्प्रेसिबल। हाईली इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड जो होते हैं उनमें कंप्रेसिबिलिटी तो होती है, लेकिन बहुत बहुत कम। तो हम लोग क्या बोलते हैं? नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी को ही हम सिंपली इनकम्प्रेसिबल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या इनकम्प्रेसिबल भी बोल सकते हैं। और इनकम्प्रेसिबल, इतनी कम कंप्रेसिबिलिटी है कि उसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो इनकम्प्रेसिबल बोल देते हैं। जबकि अगर गैसेस की बात करें तो जो गैसेस हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती है। भाई देखो, सिंपल सी बात है, पार्टिकल्स के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही आप ऊपर से प्रेशर को अप्लाई करके या फोर्स को अप्लाई करके चीजों को पास ला पाएंगे। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहाँ पे होता है? गैसेस में। तो सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी भी कहाँ होती है? गैसेस में। सबसे कम यहाँ, तो इसीलिए सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी या हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं आपके कौन? सॉलिड। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेंसिटी की। चार और प्रॉपर्टीज हो गई, तीन और हो गई। इसके बाद अब बात करते हैं डेंसिटी। क्योंकि मैंने सिंपली पहले लेक्चर में आपको बताया था कि जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी के लिए मैंने फॉर्मूला बोला था मास अपॉन वॉल्यूम, या मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। एक यूनिट वॉल्यूम में किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है दैट इज नोन एज इट्स डेंसिटी। मान लीजिए मैंने एक यूनिट वॉल्यूम ले लिया, एक क्यूब ले लिया, एक यूनिट सेल, एक यूनिट बना दी है, ठीक है, एक ऐसे यूनिट बना दी मैंने यहाँ पे, एक यूनिट बना दी ऐसे ही मैंने यहाँ पे। अब देखो, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या था? मास अपॉन वॉल्यूम। मैं जरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। देखो, वॉल्यूम मैंने तीनों जगह क्या कर दिया? फिक्स। वॉल्यूम तो क्या हो गया? फिक्स। तो अब डेंसिटी डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी? मास पे। अगर मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। और मास किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ। ये डिपेंड करेगा किस पे? डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल। ये किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा तो मास ज्यादा, मास ज्यादा तो डेंसिटी भी ज्यादा।
तो देखो इस जितना गिवन वॉल्यूम है उसमें यहाँ पे कितने पार्टिकल, 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, तो नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा तो मास ज्यादा, और मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझें तो डेंसिटी होती है क्लोजनेस ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल जितने ज्यादा नजदीक होंगे, जितनी ज्यादा क्लोजनेस होगी उनमें, डेंसिटी भी उस क्रिस्टल की उतनी ही ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा क्लोजनेस कहाँ पे है, सॉलिड में, तो डेंसिटी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, सॉलिड की। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हाईएस्ट डेंसिटी इसमें, लोएस्ट डेंसिटी, जबकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में रहेगी, तो इंटरमीडिएट डेंसिटी, इंटरमीडिएट डेंसिटी। अब हम लोग बात करते हैं एक और टर्म की, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी की बात हमने करी थी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में मैंने बताया था कि ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से आती है। तो इसका मतलब कोई भी पार्टिकल जितना ज्यादा मूव करेंगे, जितना ज्यादा मोशन में होंगे, उतनी ही ज्यादा उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो फिर सबसे ज्यादा मूवमेंट किसमें होता था, गैसेस में। तो सबसे ज्यादा मूवमेंट अगर गैसेस में है तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी कहाँ पे होगी, गैसेस में। तो यहाँ पर लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, जबकि यहाँ पे इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी। ओवरऑल ये हमने 9 डिफरेंसेस को देखा। वापस से एक बार मैं समझा देता हूँ। सॉलिड्स के केस में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस लेस होता था, जबकि यहाँ पे सॉलिड से ज्यादा, जबकि सबसे ज्यादा गैसेस है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस लेस होने की वजह से इंटरमोलिकुलर इंटर पार्टिकल फोर्सेज स्ट्रांग होते थे, यहाँ वीकर होते थे, यहाँ इंटरमीडिएट रहते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे पार्टिकल्स का मोशन नहीं हो पाता था, वो अपनी पोजीशन पे सिर्फ वाइब्रेट करते थे। जबकि यहाँ पे पार्टिकल्स मूव कर सकते थे लेकिन अपने वॉल्यूम में। यहाँ पर पार्टिकल्स का फ्री मूवमेंट होता था, जितना भी स्पेस आप अवेलेबल कराएंगे वहां पे वो पार्टिकल्स मूव। सॉलिड के केस में शेप और वॉल्यूम फिक्स रहते थे। लिक्विड के केस में शेप फिक्स नहीं होती थी लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता था। गैसेस के केस में शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स नहीं होते। सॉलिड्स रिजिड होते थे जबकि लिक्विड और गैस नॉन रिजिड होते थे। सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते थे जबकि लिक्विड और गैस दोनों फ्लो कर सकते थे। सॉलिड्स हाईली इनकम्प्रेसिबल होते थे, ये स्लाइटली कंप्रेसिबल बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं इनकम्प्रेसिबल ही वो होते थे, जबकि ये हाईली कंप्रेसिबल होते थे। यहाँ पर डेंसिटी हाईएस्ट है, यहाँ इंटरमीडिएट डेंसिटी मिलती है, यहाँ लोएस्ट डेंसिटी होती है। इसके केस में सबसे कम मूवमेंट होता है तो काइनेटिक एनर्जी लोएस्ट होगी, जबकि यहाँ पर सबसे ज्यादा मूवमेंट होता है तो काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट, जबकि लिक्विड के केस में इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी होती है। एक दो एग्जांपल्स भी ले लेते हैं। सॉलिड के एग्जांपल में अगर देखें, कोई भी आप वुडन ब्लॉक ले लीजिए, वुडन ब्लॉक ले लो, आयरन ले लो, एक्सेट्रा। लिक्विड के केस में आप वाटर ले लो, मिल्क ले लो, एक्सेट्रा। ऑयल भी ले सकते हैं। गैसेस के केस में आप ऑक्सीजन ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, एयर भी ले सकते हैं, एक्सेट्रा। ये सारे एग्जांपल किसमें आ जाएंगे, गैस। अब हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए टेम्परेचर होता क्या है। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना कि कोई भी चीज ठंडी है या गर्म है, ये किस बेसिस से बोल सकते हैं, उसके टेम्परेचर की बेसिस पे। तो इसीलिए टेम्परेचर को हम लोग डिफाइन करते हैं, इट इज द डिग्री ऑफ, इट इज द मेजरमेंट ऑफ, इट इज द मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट।
कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या कितना गर्म है, इस चीज को मेजर करने के लिए जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ मेजरमेंट होती है, दैट इज नोन एज द टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए हम लोग 3 स्केल्स को पढ़ते हैं। एक होता है, या टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए 3 तरीके के स्केल को यूज करते हैं, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। तीनों स्केल्स को देखते हैं। टेम्परेचर स्केल पहले मैं मेंशन कर देता हूँ, टेम्परेचर स्केल। आप 3 टेम्परेचर स्केल्स को पढ़ेंगे यहाँ पे। एक डिग्री, या सेल्सियस स्केल लिख देते हैं डायरेक्टली, सेल्सियस स्केल। दूसरा फारेनहाइट स्केल एंड तीसरा केल्विन स्केल। सेल्सियस स्केल को डिग्री सी से डिनोट करते हैं, फारेनहाइट स्केल को डिग्री एफ से डिनोट करते हैं, केल्विन स्केल को के से डिनोट करते हैं। तीनों स्केल्स में मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इनको हम लोग याद रखने हैं जो हमें अभी फिलहाल। फिर समझेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। तो 3 स्केल्स मैं अभी बोल रहा था आपसे, 1 2 3, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, केल्विन। ये सीरियल नंबर हो गया आपका। ये स्केल का टाइप हो गया। एक जगह आप मेल्टिंग पॉइंट ले लेंगे, एक जगह आप बॉइलिंग पॉइंट ले लेंगे, और एक जगह नंबर ऑफ डिवीजन ले लेंगे, डिवीजन। देखो, डिग्री सेल्सियस में मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए, ये वाटर के रेस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं नॉर्मल, तो मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, नंबर ऑफ डिवीजन 100 माइनस 0, 100। फारेनहाइट स्केल के केस में मेल्टिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, नंबर ऑफ डिवीजन 212 में से 32 घटा दीजिए, कितने आ जाएंगे, 180 डिग्री। केल्विन में मेल्टिंग पॉइंट 273 केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, 373 माइनस 273, तो नंबर ऑफ डिवीजन। देखिए, पहले मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को भी आपको याद रखना है फिलहाल, जो लोएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट वैल्यू इन स्केल। मेल्टिंग पॉइंट हम उस टेम्परेचर को बोलते हैं जिस पर कोई भी चीज मेल्ट हो, मतलब सॉलिड मेल्ट होकर के लिक्विड में बदल जाए। बॉइलिंग पॉइंट उसे बोलते हैं जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होकर के वेपर में बदल जाए, गैसियस स्टेट में चला जाए। डिटेल में हम लोग इनकी डेफिनेशंस को, टेम्परेचर्स को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें यहाँ पे सिर्फ स्केल्स को समझना था। इसके बाद हमें कभी कभी क्या होता है, फारेनहाइट में वैल्यू दे देते हैं, बोलते हैं सेल्सियस में कन्वर्ट करो, या सेल्सियस में दे देते हैं, बोलते हैं केल्विन में कन्वर्ट करो। तो इन डिफरेंट स्केल्स को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो उन फॉर्मूलाज की हम बातें करेंगे। देखो जरा, तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, या बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन वेरियस टेम्परेचर स्केल। एक होता है यहाँ पे केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर आपको वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दे रखी है तो 273 जोड़ दीजिए, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, केल्विन में। दूसरा होता है यहाँ पे डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9
डिग्री फ़ारेनहाइट -32। अगर आपको वैल्यू डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखी है तो यहाँ प्लेस करिए, सॉल्व करिए, डिग्री सेल्सियस में वैल्यू। एक एक क्वेश्चन हम लोग एक दो क्वेश्चन हम लोग इन पे वेस्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस और एक दे रखा है -10 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट करना है इनको किसमें, कन्वर्ट इनटू केल्विन, ठीक है। और एक आपको दे रखा है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। मान लीजिए ये है, ठीक है। अब देखो मैं पहला क्वेश्चन करता हूँ। देखो डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी है, केल्विन में पूछी है, तो केल्विन और डिग्री सेल्सियस के बीच में रिलेशन क्या होता है, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। केल्विन में निकालना है, डिग्री सेल्सियस में वैल्यू कितनी है 25 प्लस 273, ऐड करो कितना आ जाएगा 358 729 2 तो 298 केल्विन। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखो, -10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करना है, अगेन केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन इज इक्वल्स टू -10 प्लस 273, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 263 केल्विन। कर पाएंगे ना। अब देखो डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में करना है, भाई हमारे पास तो दो रिलेशन है, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32, या डिग्री वो केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो फिर क्या करूं कि कैसे से केल्विन में करूंगा, तो फिर मैं क्या करूं, पहले तो फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट कर लूं, सेल्सियस में, फिर सेल्सियस से किस में कर लेंगे केल्विन में। तो थर्ड वन देखते हैं, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट कितनी है 60 -32, तो डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 60 -32 कितना बचा 28। सॉल्व करते हैं, डिग्री सेल्सियस कुछ टू 5 8 आर 40, 5 2 आर 10, 5 8 आर 40, 5 2 आर 10, 10 प्लस 4 14, तो 140 अपॉन 9, डिवाइड लगा दो, 9 1 आर 9, बचे 5, कितना हो गया 50, तो 9 5 जा 45, बचेंगे कितने 5, अगेन 9 5 आर 45, 9 5 आर 45, तो ये डिग्री सेल्सियस में यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 15.55 डिग्री सेल्सियस। लेकिन हमें वैल्यू किसमें चाहिए थी केल्विन में, तो हम जानते हैं केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस में 15.55 प्लस 273, तो केल्विन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 553538718288.55 केल्विन। कर पाएंगे ना। तो इस तरीके से वेरियस टेम्परेचर्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस देखते हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं खुद। convert the following into डिग्री फ़ारेनहाइट। फर्स्ट है 300 केल्विन, सेकंड है 50 डिग्री सेल्सियस, थर्ड है 95 डिग्री सेल्सियस। दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री सेल्सियस। फर्स्ट 296 केल्विन, सेकंड
39 डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड 200 डिग्री फ़ारेनहाइट। थर्ड क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन। फर्स्ट, -79 डिग्री सेल्सियस। सेकंड, 23.34 डिग्री सेल्सियस। थर्ड, 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। फोर्थ, 210 डिग्री फ़ारेनहाइट। इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर लीजिए। क्वेश्चंस को अगर आपने सबको कर लिया तो टेम्परेचर के कन्वर्जन्स को आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे।